बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आपका पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी टॉक शो और मैं हूं औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफा फिर आपके सामने। आज का टॉपिक बहुत हद तक संजीदा भी है, बहुत हद तक हम सब के साथ जुड़ा हुआ भी है, और वो है डेवलपिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरक्की कैसे मुमकिन है, इसके क्या इंपेरेटिव्स हैं, तरक्की के लिए क्या चीजें चाहिए। मौजू चूंकि बहुत अहम था, इसलिए हमने आज की शख्सियत का इंतखाब भी बहुत सोच समझ के किया और इंतहाई मशहूर, इंतहाई काबिल और इंतहाई दर्द दिल रखने वाले, वतन से मोहब्बत करने वाले जर्नलिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, जनाब सलमान आबिद साहब। हम उनको बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी औरंगजेब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आपसे कुछ बात कर सकूं। जी सलमान साहब, आपकी माशाल्लाह सियासत पे भी, इकोनॉमिक्स पे भी, सोशियोलॉजी पे भी बहुत गहरी नज़र है। तो प्रोग्राम के आगाज में मैं जानना चाहूंगा कि हर तरफ से डिमांड भी आती है कि जी मुल्क को तरक्की करनी चाहिए, डेवलप नहीं हो रहे हम लोग, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारा जो जीडीपी और पॉपुलेशन रेशो है वो भी बहुत ही अफसोसनाक हद तक कम है। तो क्या ये तरक्की जो है मुल्कों की या सोसाइटीज की, ये वैसे ही हो जाती है या इसके लिए कोई खास माहौल चाहिए? और मैं खुसूसी तौर पे आपसे जानना चाहूंगा आपकी माहिराना राय कि क्या इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बगैर डेवलप करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन है? देखिए औरंगजेब साहब, पहली बुनियादी बात जो हमें सीखनी होगी दुनिया से, कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको एक डेवलपमेंट का रोड मैप दरकार होता है। एक ऐसा रोड मैप जिसको बुनियाद बना के आप अगले 20-25 साल उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई 2-2 साल, 3-3 साल की बुनियाद के ऊपर प्लानिंग नहीं होती, बल्कि आपको 3 हिस्सों में अपने प्लान को प्लान करना, तरतीब देना पड़ता है। पहला है लॉन्ग टर्म प्लान, फिर उसके बाद है मिड टर्म प्लान, और फिर है जी शॉर्ट टर्म प्लान। इन 3 ठीक। प्लानों को बुनियाद बनाकर एक नेशनल इत्तेफाक राय जो है ना वो पैदा किया जाता है कि अगले 20-25 वर्षों में हमारी डेवलपमेंट की डायरेक्शन ये होगी। अच्छा, इसमें फिर किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं आएगी। यानी ये जो हमारे यहाँ जैसे माशरों में हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान हो जाती है ना, ये वो नहीं होगी। कोई भी हुकूमत हो और कोई भी अपोजिशन हो, उनके सामने ये नेशनल डेवलपमेंट नैरेटिव होगा जो अगले 20-25 साल के अंदर हमें आगे लेके चलेगा। लेकिन अब हमारा प्रॉब्लम यह है, एक तो हम बहुत ज्यादा रिएक्शनरी अप्रोच के तहत काम करने के आदी हो गए हैं औरंगजेब साहब। यानी वक्ती तौर पे अपना जी काम चल चलाओ वाला जो है वो करने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी मंसूबा बंदी हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जी 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए इक़्तिदार में आए हैं, जितना ज्यादा समेट सकते हैं समेट ले, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। वो आगे वाले जो है ना वो सोचे हमें इससे क्या गर्ज है। एक बात। दूसरी बात ठीक। होती है वो है आपकी एक कंटिन्यूएशन, डेवलपमेंट की कंटिन्यूएशन। आपको याद है औरंगजेब साहब, मोहम्मद खान जुनीजो साहब जब आए थे तो उन्होंने एक जी 5 नुकाती प्रोग्राम दिया था। ठीक है। ठीक। अगली हुकूमत जब 88 में पीपल्स पार्टी आई तो उसने पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम दे दिया। उसके बाद ठीक। 90s में नवाज शरीफ आए तो उन्होंने तामीर वतन का प्रोग्राम दे दिया। फिर उसके बाद बेनजीर आई तो फिर उन्होंने एक नया प्रोग्राम दे दिया। फिर उसके बाद मुशर्रफ आए तो उन्होंने 7 पॉइंट एजेंडा दे दिया। तो ये जो हर 5 साल के बाद हम एक नेशनल नैरेटिव बदल देते हैं ना, और पिछली हुकूमतों के सारे मामला को उठा के फेंक के फिर दोबारा अलिफ से शुरू करते हैं, ये वो बुनियादी गलती है जिसकी वजह से आपके यहाँ डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं हो पा रही और एक लॉन्ग बिल्कुल टर्म सही। बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं हो रही। एक बात। जी दूसरी जी बात यह कि देखिए, आप भी मुझसे ज्यादा इस बात का तजुर्बा रखते हैं कि दुनिया में अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैराडाइम्स बहुत आगे जा रहे हैं। यानी जिन माशरों ने इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करना है, वही आगे उनका फ्यूचर है। अच्छा, ठीक। पाकिस्तान इस लिहाज से एक बड़ा लकी मुल्क है जिसके पास 15 साल से लेकर 35 साल के नौजवान दुनिया में हाईएस्ट रेशियो पे है। इतना बड़ा यूथ बल्क हमारे पास है। अगर हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाएं तो अपनी मैन पावर को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ठीक। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये जो हम हर रोज हुकूमत गिराते हैं और हुकूमत बनाते हैं, इससे बाहर निकलें। अब आप देखिए, 2 दिन पहले जो बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है,
उसमें कोई 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने सोशल मीडिया पे क्या तूफान बदतमीजी उस रात को मचाया। किसी ने कहा कि जी मुल्क पर फौज का कब्जा हो गया है, किसी ने कहा कि वजीर आजम पर कातलाना हमला हो गया है, किसी ने कहा कि इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई हो गई। यानी हम अफवाह साजी की एक फैक्ट्री खोल के बैठ गए और अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर रोजाना हुकूमत बदलना चाहते हैं। अच्छा, रोजाना हुकूमत जब बदलेंगे तो फिर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कोई नहीं आ सकती। फिर आप ये देखिए कि दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है ना, उन्होंने अफराद के मुकाबले में इदारों को मजबूत किया है, यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की है। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली अफराद ताकतवर हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल वीक हो जाते हैं। तो ये तीन बातें जो है ना, जिसको मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है अगर हमने एक नेशनल डेवलपमेंट नैरेटिव बनाना है। अच्छा, नेशनल डेवलपमेंट नैरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बनेगा, यानी आप सड़कें बनाएं, ब्रिजेस डालें, आप कर रहे, लेकिन असल तरक्की जो दुनिया में आज कैलकुलेट की जाती है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट तरक्की। यानी आपका एजुकेशनल प्रोफाइल क्या है, आपका हेल्थ प्रोफाइल क्या है, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, आपकी नौजवानों का बल क्या कर रहा है। तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिस पे होनी चाहिए। हम ह्यूमन डेवलपमेंट से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें दिखा के शानो शौकत दिखाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसकी माशी हालत इतनी पतली होती है कि वो उस मंडी से जो है ना फायदा नहीं उठा पाता। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि एक नया फिनोमेना आया है दुनिया में, वो है एंटरप्रेन्योर्स मॉडल का, यानी छोटे छोटी स्मॉल इंडस्ट्रियों के जरिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस पे हम बहुत तफसील से बात करेंगे। आपने बहुत खूबसूरत और वाज़े तौर पे एक इंट्रो दे दिया कि जनाब मुल्कों की तरक्की डेवलपमेंट जो है वो रातों रात नहीं होती, उसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। मैं अब स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काइंडली वो गाइड कीजिए कि वो कैसा जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, और इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल क्या डेवलपमेंट के लिए मुवाफिक है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो होती ही उस वक्त है औरंगजेब साहब जब आपके यहाँ एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट होता है, यानी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है, सिक्योरिटी उसमें सबसे बड़ा इशू है। यानी अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं बाहर, तो मुझे इस बात की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये मैं पैसा बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं मेरा लैप्स नहीं होगा, कहीं मेरे से करप्शन नहीं होगी, बदनवानी नहीं होगी, लूट मार नहीं होगी, या कोई मुझे कत्ल न कर दे, या कोई मुझसे जो है ना किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे सब बंद करना पड़े। अच्छा, अब ये जो हमारी सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट है ना, ये बड़ा सीरियस हो गया है पाकिस्तान में। उसकी वजूहात है। देखिए, हम एक ऐसे जोग्राफिया में बैठे हुए हैं जहां हमारे बहुत से हमसाये ममालिक जो है उनके अपने अपने एजेंडे हैं। इस रीजनल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को हर वक्त डिस्टेबलाइजेशन के एजेंडे के साथ चलता है। उसकी कोशिश यह है कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए। अच्छा, उसको सी पैक की जो डेवलपमेंट है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। वो तो बरमला मोदी साहब कहते हैं कि हमें सी पैक काबिल कबूल नहीं है। तो वो एक बाकायदा सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करते हैं और दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान एक रफ स्टेट है, पाकिस्तान एक डीप स्टेट है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करे, यहां टेररिज्म बहुत है। इस तरह से वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं। दूसरा हमारा बड़ा मसला अफगानिस्तान का है। हमने जितने शानदार अभी पिछले कुछ अरसे में अचीव किया है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में, उसको भी भारत सबोताश करना चाहता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ईरान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो ये जो हमारे रीजनल पीस है ना, आप अंदाजा लगाइए कि जितना आपका रीजनल पीस स्टेबल होगा ना, उतना ही फिर हमारे मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आगे आएगी। और जितना आपका रीजनल पीस डिस्टर्ब होगा, उतना ही फिर हम भी डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि मसला सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं है, मसला सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं है, इसके ताने बाने एक रीजनल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जितने भी रीजनल ब्लॉक्स, रीजनल फोरम्स है ना, जैसे सार्क कंट्रीज का फोरम है, इकोनॉमिक्स फोरम्स है, सोशल फोरम है, पॉलिटिकल फोरम है, उसको हिंदुस्तान एक्टिव ही नहीं करता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान उसके अंदर कोई रोल प्ले करे। तो एक हमारा जो थ्रेट है ना, वो तो रीजनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है, ठीक है, जिसको हम बार बार हिंदुस्तान को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप एक कदम चले, मैं 3 कदम आगे चलने के लिए तैयार हूं। बल्कि इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप अपने आप को डीमिलिटराइज करेंगे
तो पाकिस्तान भी इस बात की जमानत देता है कि हम भी अपने आप को डीमिलिटराइज कर लेंगे। एक चीज तो ये है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हमारा इंटरनल थ्रेट है। इंटरनल थ्रेट तो एक तो ये है कि आपने वॉर ऑन टेररिज्म को लीड किया है पिछले 10 वर्षों में बड़े शानदार तरीके से। आज टेररिज्म की शक्ल वो नहीं है जो हमने पिछले 7-8 साल पहले, 10 साल पहले देखी थी। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अभी ग्रे एरिया तो मौजूद है ना, मुकम्मल टेररिज्म तो खत्म नहीं हुई है। अच्छा, इसमें इंतहा पसंद लोग भी हैं, कालिदम तंजीमें भी हैं। अभी ये हमारे पास खबरें आ रही हैं कि इनको ताने बाने जो है वो हिंदुस्तान के साथ, इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं, वो इनको फंडिंग करते हैं, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक अफरा तफरी मचाते हैं। जैसे अभी ये मच का वाकया हुआ है कोयटा के अंदर जो है। अच्छा, ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर हमें कुछ करना है। अच्छा, अब देखिए होगा कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। होगा ऐसे कि जब ये रीजनल ममालिक एक दूसरे के साथ टेररिज्म के ऊपर कोलैबोरेट करें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एक दूसरे के साथ इंगेज करें, पार्टनरशिप करें, हम उन मुल्कों को सपोर्ट करें, वो हमें करें, ताकि हम अपने इलाके से और रीजनल इलाके से जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको एलिमिनेट करें। तो एक तो मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी, अब सी पैक की वजह से सिक्योरिटी रीजंस बहुत है। आपको पता है हमारी फौजी क़यादत ने जमानत दी है, तो तब ये सी पैक सिलसिला शुरू हुआ कि सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए ये सिक्योरिटी इशू एक थ्रेट रहेगा, पाकिस्तान के लिए भी रहेगा और रीजन के लिए रहेगा, लेकिन हमने इसको एलिमिनेट करना है, कम करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए ना, अब रशिया के साथ आपकी कोलैबोरेशन बढ़ने वाली है, आपकी अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, फिर चाइना का रोल मॉडल है, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, ईरान, ये कतर आ रहा है यहाँ पे, सऊदी अरब सी पैक का पार्ट बनना चाहता है। तो एक नया हब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का बनेगा ना, उसके लिए फिर हमें अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज्यादा एक्टिवेट करना होगा, अपने डिपार्टमेंट्स को उस तरह से नेक्टा को ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और जितने भी ग्रे एरिया हैं उसमें कोई लचक नहीं दिखाएंगे, बल्कि कोई गुड एंड बैड नहीं है, सबके साथ एक जैसी पॉलिसी के तहत हमें ये काम करना पड़ेगा। तो तब जाके हम अपने इंटरनल और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज करके इकोनॉमिक पैराडाइम के अंदर और डेवलपमेंट पैराडाइम के पार्ट के ऊपर तवज्जो दे सकेंगे। जी, बहुत खूब, माशाल्लाह, आपने एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स और सिक्योरिटी की बात की। मैं आपकी राय इस बात पे भी जानना चाहूंगा कि आपने दहशतगर्दी का बड़ी तफसील से जिक्र किया, बाकी जो बदअमनी के जराए हैं, जो सियासी जमातें जो हैं धरने और इस तरह के मुजाहरे करती हैं, लेकिन आपकी क्या राय है कि जो बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती है, जिससे लोगों के जहन परेशान होते हैं, अफरा तफरी मचती है, क्या इसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए? देखिए, अब पूरी दुनिया में जो वॉर्स है ना और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको फैलाने में ये जो 5th जनरेशन वॉर जिसको आप कहते हैं, डिजिटल वॉर, इसका एक बड़ा रोल है। आपने देखा अभी हिंदुस्तान के अंदर से ईयू, जो यूरोपियन यूनियन का ईयू डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बकायदा इन्फो लैब के नाम से एक झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला पूरा सिस्टम हिंदुस्तान का पकड़ा है, जिसका काम यह था कि वो पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तरीके से चीजों को हाईलाइट करे पूरी दुनिया में, और यूरोपियन यूनियन पे असरअंदाज हो, यूएन पे असरअंदाज हो। अच्छा, अब बहुत से बड़े बड़े ममालिक जो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया को बतौर टूल इस्तेमाल करके यहां से एक ऐसी डिवीजन पैदा कर रहे हैं, चाहे वो मजहबी बुनियादों पर हो, चाहे वो फिरका वाराना बुनियादों पर हो, और चाहे वो सियासी बुनियादों पर हो, चाहे वो लसानी बुनियादों पर हो। तो ये तकसीम तो है। अच्छा, अब इसका वे आउट क्या है? देखिए, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो करेंगे, हम उनको शायद रोक ना सकें। हमें क्या करना है? हमें पूरी सोसाइटी को और अपने तालीमी इदारों के अंदर एक बकायदा सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, साइबर पॉलिसी के बारे में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि जो 5th जनरेशन वॉर है ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। हमें किस तरह से एक पीस एजेंडे को प्रमोट करना है, किस तरह से प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना है, किस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड करना है, एक नेशनल नैरेटिव से बिल्ड करना है। और यही सोशल मीडिया के अंदर जो नौजवान हैं, इनको हम एक पीस एम्बेसडर के तौर पे, पाकिस्तान एम्बेसडर के तौर पे लेके चलें, ताकि ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया में बिल्ड करें। और जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं उसके प्रोपेगेंडा का शिकार होने की बजाय हम एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें फिर हमें हमारे टीचरों को, हमारे नौजवानों को, बच्चों बच्चियों को, इनको ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन की तरबियत देनी पड़ेगी, बल्कि साथ साथ इनको एजुकेट भी करना पड़ेगा।
दहशतगर्दी है। जी आप एक सिंपल सा जुमला कह देते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के अंदर नाकाम हो गया है। भाई पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में दहशतगर्दी में बहुत कुछ अचीव भी किया उसके खात्मे में। आप लोगों को बताएं कि हमने क्या अचीव किया है। देखिए ना, कल तक आपको पता है लाहौर के अंदर भी हम पीसफुली नहीं फिर सकते थे। आज माशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान में हम पीसफुली जा रहे हैं ना। अच्छा, फिर हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो हमें तो ये नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री, पीपल कम एंड स्पेंड देयर। ठीक है ना। तो ये एक पूरी लड़ाई हमें भी सोशल मीडिया के ऊपर लड़नी पड़ेगी और एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिवीजन इतनी ज्यादा हो चुकी है, मजहबी डिवीजन हो चुकी है कि हमने छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए हैं औरंगजेब साहब, और सब अपना अपना बिल्कुल प्रोपेगेंडा करते हैं। यानी अपोजिशन बिल्कुल जमातें कहती है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म में नाकाम हो गया है, हम इंडिया के एजेंडे पे चले गए, हमने कश्मीर का सौदा कर लिया है, हम इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं, और हम जो है दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। और जी हुकूमत है, यानी हिंदुस्तान कहता है, देखिए वहां की पार्टियों के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दुरुस्त पॉलिसी पे गामजन नहीं। इसका करने के लिए आपको एक नेशनल इत्तेफाक राय, एक नेशनल पैराडाइम जो सिक्योरिटी का है, जो आपने अचीव किया है, एक पॉजिटिव इमेज जो है, एक सॉफ्ट इमेज जो है। अब देखिए हिंदुस्तान में भी हमसे ज्यादा हालात खराब है, ये मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान बिल्कुल के हालात को अच्छे नहीं है, लेकिन उसके जी बिल्कुल बावजूद उन्होंने अपना एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में बिल्ड किया हुआ है। हमें हमें भी अपने सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करने के लिए अपनी सफारती डिप्लोमेसी, अपनी सिक्योरिटी डिप्लोमेसी, अपनी सोशल डिप्लोमेसी, अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को प्रमोट करेंगे, तो तब जाके हम अपना एक सॉफ्ट इमेज मुल्क के अंदर भी बिल्ड करेंगे और मुल्क से बाहर भी। वरना हो क्या रहा है, हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है औरंगजेब साहब, हम अपने लिए खुद बिल्कुल बर्बादी का इतना सामान पैदा कर लेते हैं कि हम खुद बताते हैं कि जी हम एक नाकाम रियासत है। तो हमें इससे बिल्कुल निकलना सही चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बड़ी चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी हैं। आप उनको बुनियाद बिल्कुल बना के आगे बढ़े और जो चैलेंजेस है उससे निपटने की हिकमत अमली इख्तियार करें, तो फिर मुझे लगता है कि सूरत हाल जरा बेहतर होगी। लेकिन सोशल मीडिया को डील करने के लिए हमें डंडा नहीं चाहिए, हमें कोई सख्त कवानीन नहीं चाहिए, हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है, ज्यादा से ज्यादा उनकी तरबियत करनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने निगरानी के निजाम को, मॉनिटरिंग के सिस्टम को, अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को रिबिल्ड करें, ताकि लोग सोशल मीडिया को हमारे अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करें। बहुत खूब सलमान साहब। अब चलते हैं मेरे और आपके फेवरेट जी टॉपिक की औरंगजेब तरफ, साहब। और वो है कि जी मुल्कों की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए तालीम की बहुत अहमियत है, और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए भी तालीम की बहुत ज़्यादा इफादियत और अहमियत है। आपकी एक बहुत गहरी नज़र है तालीमी निज़ाम पे भी। एक तो हमें अपना तज्जिया बताइए पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम का, जी और ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन का, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप कुछ तजावीज़ ऐसी दें कि जिससे तालीम की वजह से पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ गामजन हो सके। देखिए पिछले दिनों मैं और आप इकट्ठे हुए थे, आपको याद होगा, और हम एक जगह चाय पीने बैठे थे, तो आपकी और मेरी जो डिस्कशन हुई थी, मैं उसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए जी बुनियादी तौर पे अगर हमारी तालीम को रेलिवेंट होना है, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं रेलिवेंट होना है, तो फिर हमें अपने आप को पूरी तालीम को रीडिफाइन करना पड़ेगा और रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हमें डिग्री ओरिएंटेड नौजवान नहीं चाहिए, हमें डिग्रियां बांटने वाली मशीनें नहीं चाहिए, हमें ऐसी जी यूनिवर्सिटियां, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे तालीमी इदारे चाहिए जो बच्चों के अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा करें स्किल्स के तौर पर, जिससे वो अपने आप को एक इकोनॉमिक मॉडल के अंदर जो है ना वो फ्रेम में फिट कर सके। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने इंटरप्रेन्योर्स मॉडल को, अपने आईटी मॉडल्स को, अपने ई कॉमर्स के मॉडल्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करें, और बच्चों के अंदर ये सोच पैदा करें कि उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। ये जो डिपेंडेंसी है ना पेरेंट्स के ऊपर लंबे लंबे सालों तक, वो उससे बाहर निकाले। मैं तो अब तजवीज दे रहा हूं, मैंने उस दिन आपके सामने भी कहा था कि पहले सेमेस्टर की फीसें जो है ना वो वालिदैन जमा कराएं, और बाकी जी 7 सेमेस्टर की फीसें बच्चे खुद प्रोड्यूस करें, खुद मेहनत करें। बिल्कुल और हमें हमारे वालिदैन को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रमोट करें कि जाओ काम करो, साथ साथ हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, अपना काम करो और अपनी तालीम हासिल करो। तो ये एक ठीक इकोनॉमिक मॉडल्स है जिसके अंदर अभी आप देखिए एक बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, ई कॉमर्स की, ऑनलाइन ठीक शॉपिंग की।
इसमें कई नौजवान जो है वो अपने आप को ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जोड़ रहे हैं। उसको बुनियाद बनाए, अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करें जो अगले 2025 दुनिया के अंदर के कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे अगर वो डेवलप होना चाहते हैं तो उन्हें किन किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है औरंगजेब साहब, उसकी तैयारी भी तो नौजवान बच्चों को कराए ना। अदरवाइज वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी और अगर हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो हमें अपने आप को सी पैक डेवलपमेंट नैरेटिव जोड़ना है। फिर हमें अपने आप को स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ भी जोड़ना है और बच्चों में ये सोच और शऊर पैदा करें कि हर चीज बड़े सरमाए से नहीं लगती, छोटे छोटे इनिशिएटिव और छोटे छोटे सरमायों से अपने काम का आगाज करें। तो फिर मुझे लगता है कि ये पूरी तालीम हमारे लिए मैटर करेगी। और ये जो तालीम के अंदर हमने बच्चों को डिग्रियां दे दे के एक किस्म का एक उनको बोझ बना दिया रियासत पे, हुकूमत पे, वो उनको जॉब दे। जॉब अब रियासत के पास नहीं है, हुकूमत के पास नहीं है। अब जॉब आपने क्रिएट करनी है और जॉब आप उसी सूरत में क्रिएट करेंगे जब आपके पास स्किल होगी, आपके पास सलाहियत होगी, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी होगी। और अभी देखिए ना, हमारे पास 50-60% ऐसे लोग हैं जिनकी टेक्नोलॉजी तक रसाई नहीं है, यानी इंटरनेट तक रसाई नहीं है, उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, ऑनलाइन करना नहीं आता, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी नहीं आती। हमें इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है और इसका ताल्लुक कोई आपकी तालीमी डिग्री से नहीं है। आप उनको प्रैक्टिस के अंदर लेके आए और छोटे छोटे कोर्सेज के जरिए बच्चों को और बच्चियों को डेवलप करें। मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश ने और नेपाल वगैरह ने लड़कियों के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इतनी पैदा की हैं औरंगजेब साहब, छोटे छोटे घरों के अंदर इंडस्ट्रियां लगा के उनके जरिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल में गए हैं। स्मॉल लोनिंग फैसिलिटीज है। तो मुझे लगता है कि पूरा तालीमी निजाम जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा उस्ताद है, जो हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को रन कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर वजीर और मुशीर हैं, उन सबको एक नया नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तालीम खास तौर पे। और मैं एक और बात बताऊं आपको, करेंगे आपके यानी इंडस्ट्री को किस किस्म के बच्चे चाहिए वो हम पैदा नहीं कर रहे। हम ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं दौले शाह के चूहे जो इंडस्ट्री को काम ही नहीं आते। तो इंडस्ट्री के दरमियान और उनके दरमियान लिंकेजेस बिल्ड करें, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें ताकि वो एक बाअमल किस्म के नौजवान बने। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने कई कजन जो है जो पाकिस्तान से बाहर गए, वो पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, और जहां उनके पास पैसे कम हो जाते हैं वहां अपना सेमेस्टर फ्रीज करा देते हैं, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। यानी उनके अंदर ये अप्रोच है कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अपने आप को इंगेज करना है। तो हमें खास तौर पे इंगेज करना होगा, स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा, बच्चों के अंदर ऐसी मार्केटिंग स्किल्स पैदा करनी होंगी जो आज उनको इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करें। आप अंदाजा लगाइए, कई नौजवान इंटरनेट के जरिए इंटरनेशनल मार्केट के जरिए कनेक्ट हो गए हैं सर, वो घर बैठे हुए इंटरनेशनल मार्केट से। तो ये अप्रोच अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आप देखिए कि हमारे बच्चे और बच्चियां अगले 10-15 वर्षों में अपने लिए ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे बनिस्बत एक जॉब करने के। जी, बहुत खूबसूरत बात सलमान साहब, आपका तज्जिया वाकई झंझोड़ देने वाला है और आंखें खोलने वाला है। अब अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ, वो है मुल्क की तरक्की यानी डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में इदारों का किरदार। हमारे यहाँ हर तरह के एग्रीकल्चर के इदारे हैं, हर तरह के इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद टेक्सटाइल हो, कोई और शोबा हो, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन, कोई एक इकट्ठा मिला जुला एफर्ट, कोई एक हदफ नजर नहीं आता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए औरंगजेब साहब, दुनिया में जो तरक्की होती है ना, वो कभी आइसोलेशन में नहीं होती। वो तमाम इदारे जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है, हम आइसोलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक, हमने इदारों को कमजोर किया हुआ है। दो, और नंबर 3, हम इदारों पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, अपने पोटेंशियल को ही एक्सप्लोर नहीं कर रहे। अब आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है, पाकिस्तान के अंदर एक बूंद जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे सेक्टर्स में जिसपे हमें नहीं करनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग कहां से पैदा होगी कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फैसलाबाद आपका घर था, यहां से कैसे निकल के बांग्लादेश पहुंच गई, कैसे हिंदुस्तान पहुंच गई, आप क्यों टेक्सटाइल में पीछे हुए। फिर उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपने कहा,
फिर आपका इनफॉर्मल सेक्टर, यानी सबसे ज्यादा पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो अपने इनफॉर्मल सेक्टर से कमाता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथन करना है, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करना है, मिड टर्म इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करना है, अपने टैप्टास के इदारों को कैसे हमने बिल्ड करना है कि वो इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस करें। अच्छा, फिर मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर लिंकेजेस कैसे बिल्ड होंगे, ये जो आपने इकोनॉमिक मॉडल बनाए हुए हैं, एसडीजीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको कैसे आपने अचीव करना है। तो ये एक पूरा, मैंने इसीलिए कहा था कि हमें कम से कम 20-25 वर्षों का एक नेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक नैरेटिव चाहिए, और उसके ऊपर ठोस बुनियादों पर तमाम स्टेक होल्डर, कोई एक स्टेक होल्डर नहीं, सारे स्टेक होल्डर मिलकर अपना अपना हिस्सा डालें, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिलेट हो। ये ना हो कि हम एजुकेशन में तरक्की करें और हेल्थ में पीछे रह जाएं, एग्रीकल्चर में तरक्की करें तो टेक्सटाइल में पीछे रह जाएं। हमें हर सेक्टर को साथ लेके चलना है और इस मॉडल को बिल्ड करना है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ना, जैसे आपकी मेरी बॉडी है ना, इस बॉडी के तमाम स्पेयर पार्ट जो है वो आपस में लिंक करते हैं, तब हम चलते हैं ना जी। अगर हमारे कुछ बॉडी के जो पार्ट्स है वो खराब हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे सिस्टम की जो बोन है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है। और मैं इसीलिए बार बार तवज्जो देता हूं कि पाकिस्तान में अफराद के मुकाबले में इदारों को मजबूत करें, और जितने ज्यादा इदारे मजबूत होंगे, और वो मजबूत कैसे होंगे, वो दुनिया के अंदर होने वाली जो जदीद तरक्की है ना सर, उससे सीखें कि लोगों ने कैसे, देखिए हमें कोई नया तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के कामयाब ममालिक के तजर्बों से सीखें और उसमें अपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, और उसकी बुनियाद के ऊपर अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बिल्ड करें। नई रिसर्चेज आ रही हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई जहतें खुल रही हैं, नए इनोवेशंस हो रही हैं, उनसे फायदा उठाएं। आपकी यूनिवर्सिटीज का बुनियादी काम ये था सर, आपकी यूनिवर्सिटीज का काम ये जो छापे पे छापा मार के रिसर्च करते हैं ना, ये नहीं था। उनका काम ये था कि नई से नई दुनिया के अंदर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको रीड आउट करें और उसको पाकिस्तान के लिए वायबल करें। ये चैलेंज है हमारा, जो ना इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रहा है, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर है, और हमने छापे पे छापा मार के अपना काम करना शुरू कर दिया है। उससे हमारा काम नहीं चलेगा, मुझे लगता ही है। बहुत खूब सलमान साहब, और मुझे पूरा यकीन है कि ये हुकूमत के लिए भी आपकी बातें एक बहुत बड़ी मशअल राह हैं, और अगर ये प्रोग्राम सुन के ही कुछ तब्दीलियां आ जाएं तो पाकिस्तान यकीनन डेवलपमेंट की तरफ चल सकता है। अब हम चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये सारी आपने पॉलिसीज भी डिस्कस कर दी, तालीम भी डिस्कस हो गई, सिक्योरिटी भी हो गई, क्या कौम का डिसिप्लिन और कौम का जज्बा हुब्बुल वतनी भी कोई डेवलपमेंट में किरदार अदा करता है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी बुनियादी सी बात है, एक वर्ड आपने सुना होगा औरंगजेब साहब, जिसको हम आजकल यूरोप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सिविक एजुकेशन का। यानी शहरियों की तालीम इस अंदाज से की जाए कि वो अपनी जात की तरक्की के साथ साथ समाज की तरक्की, मुल्क की तरक्की और सोसाइटी की तरक्की के ऊपर भी फोकस करें। अब आप ये देखिए, जो बात आपने उठाई है कि हम एक मुहज़्ज़ब माशरा कैसे बन सकते हैं। मुहज़्ज़ब माशरा बनने की शक्ल ये है ना कि हमारा मिलना जुलना, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा हर एक्शन जो है, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो मोहल्ले के अंदर है, चाहे वो सूबे के अंदर है, चाहे वो मुल्क के अंदर है, उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए कि हम एक जिम्मेदार माशरा है। हमारे ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी, हमारे यहाँ इस क्यू के अंदर चीजों को लेके चलने की रवादारी, फिर हमारे अंदर एक सपोर्ट मैकेनिज्म, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, एक दूसरे को साथ लेके चलने का जज्बा, आपके अंदर एक राय पर मबनी माशरा, टॉलरेंस पैदा करना, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना, और वायलेंस से अपने आप को दूर रखना, अपने आप को पीस नैरेटिव के अंदर बिल्ड करना। हाँ, अपने अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़के लड़कियों के दरमियान तफरीक, उसको कम करना, मिनॉरिटीज के साथ अपने आप को सही तरीके से लेके चलना, ट्रांसजेंडर के साथ, डिसेबल लोगों के साथ अपने आप को खड़ा करना, ये वो बुनियादी सिविक सेंस है। आप अंदाजा लगाइए, आप लाहौर के अंदर जो गंदगी है, हम अपना घर तो साफ करते हैं ना सर, अपना मोहल्ला साफ करने से गुरेज करते हैं, अपना इलाका साफ करने से गुरेज करते हैं, रहते आप वहीं पर ही हैं। उसको किस तरह से अपने आप को जोड़ना है, अपने पार्कों को कैसे खूबसूरत बनाना है, अपना एनवायरनमेंट कैसे दुरुस्त करना है,
और खास तौर पे जो रियासती चीजें हैं, यानी जो रियासत की मलकियत है, उनकी हिफाजत कैसे करनी है। आप ये जो मैं कहता हूं ना, आप अपने आप को एक हमेशा मातम करते हुए नजर आते हैं, इस मातम से निकले सर, इस मुल्क से मोहब्बत करना सीखे। ये मुल्क आपका है। मैं आज 50 वर्षों में जहां खड़ा हूं ना सर, वो इसी मुल्क की वजह से है ना सर, वरना मेरी क्या हैसियत है, मुझे बताइए। और मुझे इसका अंदाजा होता है जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूं, तो मुझे पता चलता है यार मैं कितना बड़ा अपना मुल्क है, कितना शानदार मुल्क है, कैसे शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क के अंदर कुछ सिस्टम के फेलियर है, इस मुल्क के अंदर कुछ पॉलिसीज के फेलियर है, उसको दुरुस्त करने की जद्दोजहद करें ना। बनस्बत यह कि हम इस मुल्क को ही गालियां बकना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान ये हो गया। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर, बच्चों के अंदर ना, ये सिर्फ वास करने से, तकरीरें करने से जज्बा नहीं होता, बल्कि उन बच्चों बच्चियों को सबको इंगेज कर दें नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, और इस नैरेटिव के अंदर बिल्ड करें कि बच्चे खुद इंगेज हो जाएं, बिजी हो जाएं इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। और आप देखिए जब बच्चों के पास एक, वो आपने देखा है यूरोप के अंदर एक सोशल एक्शन प्लान होता है, हर स्कूल के बच्चे के पास एक सोशल एक्शन प्लान है। यानी अगर वो बच्चे हैं ना स्कूल के, तो वो बच्चे डोनेशन इकट्ठा करते हैं और गरीब लोगों को जाके बांटते हैं। हाँ, सफाई करते हैं, किसी दिन हफ्ता सफाई मनाते हैं। आपको याद है पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन ने एक दफा कराची में अपने एमपीएस एमएनएस के जरिए सड़कें साफ करवाई थी, ठीक है ना। तो ये पूरा इंगेजमेंट का मॉडल होता है जिसमें आप बच्चों को इंगेज करें एक नेशनल डेवलपमेंट में, और उनको बताएं कि मुल्कों की अहमियत क्या होती है, और ये मुल्क अगर तरक्की करेगा तो आपकी वजह से तरक्की करेगा, अगर मुल्क में बिगाड़ पैदा होगा तो उसमें भी हम अपना हिस्सा डालेंगे। तो फिर ये चीजें जो है ना आगे चलेंगी। सिर्फ तकरीरें करने से, अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें करने से, मौलवी साहब के दर्द देने से वाला नहीं है। इसमें हमें लोगों को छोटे छोटे नेशनल एक्शन प्लान बना के, स्मॉल प्रोजेक्ट बना के लोगों को इंगेज करें, ताकि लोगों के अंदर इस मुल्क को संवारने की जो सोच और फिक्र है ना जी, वो तरक्की करे। जी सलमान साहब, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत खूबसूरत रोड मैप आप दे रहे हैं हमें नेशनल डेवलपमेंट का। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं जानना चाहूंगा कि ये सारी जो आपने सजेशंस दी हैं, जो सारी तजावीज दी हैं, इसमें मीडिया अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, इस पे फिर हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे तो मीडिया एक बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि ये ओपिनियन मेकर हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वॉच ग्रुप्स हैं, तो ये तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि दुनिया के अंदर ये मीडिया अब कॉर्पोरेट मीडिया बनता जा रहा है, पैसों से चलने वाला मीडिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो सोशल इश्यूज है वो पीछे रह गए। ये 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पॉलिटिकल टॉक शो हमारी कोई खिदमत नहीं कर रहे। ये जो आप और मैं इशू डिस्कस कर रहे हैं, ये इशू डिस्कस होने चाहिए था ना सर। तो इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा खुशफहमी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंट मीडिया से नहीं है। हालांकि मैं खुद उसमें लिखता हूं, बोलता हूं, लेकिन उसका एजेंडा जो है ना वो अब एक कारोबारी एजेंडा बन गया है, मुझे लगता ही है। अच्छा, हमें 3 बुनियादी बातें डेवलप करनी है, मैं उस पर कंक्लूड करता हूं। पहली बात तो ये कि हमें ये वॉइसेस जनरेट करनी चाहिए कि हमें इशू बेस्ड मीडिया चाहिए। इशू बेस्ड मीडिया यानी नेशनल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, सोशल इश्यूज के ऊपर बेस करके आप प्रोग्राम करें। ये सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत और नफरत, नवाज शरीफ की मोहब्बत और नफरत हमें नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने मीडिया को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बनाएं, उसको पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनाएं। जब तक हमारा मीडिया पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन नहीं बनेगा, बात आगे नहीं चलेगी। मैं अब पढ़ाता हूं ना यूनिवर्सिटीज में, बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं जी अब हम टीवी नहीं देखते क्योंकि टीवी बहुत मायूसी फैलाता है। तो लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो हमें अपने मीडिया को पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये जो डिजिटल दुनिया आई है ना जी, सोशल मीडिया की दुनिया, अब इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि अब नौजवान जो है ना वो आपका फॉर्मल टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, वो सब कुछ उनकी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया को एक नई जहत दें, उसके अंदर नई डेवलपमेंट करें, उसके मुताबिक लोगों को तैयार करें कि वो ओपिनियन मेकिंग करें, वो एम्बेसडर बने पाकिस्तान के, पॉजिटिव इमेजेस को बिल्ड करें। तो मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और आप देखिए हमारे बहुत से लिखने वाले और बोलने वाले जो टीवी पर अखबारात में काम करते हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया बना लिए हैं, अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, क्योंकि उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। मेरा अपना चैनल है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को अगर हमने एक पॉजिटिव एंगल देना है
तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत होगी। मौजूदा मीडिया की जो जिस तरह से रवैया है ना, इससे पाकिस्तान डेवलप नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान स्टक होगा। बहुत आला। तो डियर व्यूअर्स, ये थे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब, और जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, काश उस पर हम अमल दरामद कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन जैसा कि उन्होंने भी कहा कि यह तरक्की चारों तरफ से चीजों को जोड़ने से होगी, आइसोलेशन में नहीं होगी। और खास तौर पे नौजवानों को अपना ये लाउबाली किरदार छोड़ के थोड़ा सा पैट्रियोटिक और थोड़ा सा सेंसिबल किरदार अदा करना होगा। इसके साथ ही हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब सलमान आबिद साहब के कि उन्होंने थैंक हमें यू वेरी वक्त मच सर, दिया आपका और भी बहुत खूबसूरत बहुत बात शुक्रिया। की। आपका भी थैंक यू बहुत बहुत सलमान साहब, शुक्रिया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। अल्लाह हाफिज जनाब। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू वेरी मच।